नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार भारतीय एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 6th लेसन, जिसका नाम है केंद्र सरकार। इसमें हम पढ़ेंगे सरकार का अर्थ क्या होता है, सरकार कितने भागों में विभाजित होती है, यानी सरकार के अंग कौन कौन से हैं, और उसमें भी प्रत्येक अंग के बारे में कि इस अंग में क्या शामिल किया जाता है, संसद किन से मिलकर बनी होती है, लोकसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है, राज्य सरकार क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार का अर्थ अगर हम देखें तो सरकार कहते किसको है, तो इसमें देखिए सरकार वह अभिकरण या मशीन है, सरकार वह अभिकरण या मशीन है जो लोगों की सेवा के लिए कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है तथा उनका उचित ढंग से पालन न करने वालों को दंडित कर सही राह पर लाती है। सही राह पर लाती है। तो सरकार क्या है? सरकार एक अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा लोगों की सेवा करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। सरकार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाएगा और उन कानूनों को नहीं मानने वाले लोगों को दंडित भी किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, और दंडित किया जाता है और दंडित करने के बाद उनको उचित राह पर यानी सही राह पर लाया भी जाता है। तो ये क्या है? सरकार का अर्थ होता है, सरकार है। आगे हम देखते हैं कि सरकार जो है उसके अंग कितने हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार के अंग। तो यहाँ मैं बता देता हूं आपको, सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो आपसे अगर सरकार के अंग अगर पूछ लिए जाते हैं तो आप 3 बताओगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, इनमें व्यवस्थापिका में क्या शामिल होता है, कार्यपालिका में क्या शामिल होता है और न्यायपालिका में हम किसका अध्ययन करते हैं, इसको जान लेते हैं। तो आगे चलते हैं। यहां हमने देखा था सरकार के अंग, अभी हम बात कर रहे थे, और अंगों को हमने देखा था 3 अंग थे। पहला था व्यवस्थापिका,
दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। अब देखते हैं इनमें क्या क्या शामिल होता है, यानी किस किस का हम अध्ययन करते हैं। तो व्यवस्थापिका में आप देखिए, व्यवस्थापिका जो है उसमें हम राष्ट्रपति का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें लोकसभा का अध्ययन करने वाले हैं और उसके बाद इसमें राज्यसभा का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति मिल जाए, लोकसभा मिल जाए, राज्यसभा मिल जाए, इन तीनों को एक साथ हम नाम दे दिया भारत में, जिसका नाम है संसद, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका में क्या होता है। तो कार्यपालिका में आपके वही राष्ट्रपति शामिल होगा, प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री के अलावा उसकी मंत्री परिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये मंत्री परिषद होगी। एक मंत्रिमंडल होता है, उसका अलग अर्थ होता है, उसको बाद में अभी बताएंगे हम जब कार्यपालिका पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी को न्यायपालिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा को, ठीक है। व्यवस्थापिका जो है वो लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जिसको व्यवस्थापिका का नाम ही भारत में संसद है, यानी व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, व्यवस्थापिका को देखते हैं। अब हमारा यहाँ से टॉपिक होगा व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका के बारे में हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का जो गठन किया जाता है वो 2 स्तरों पर गठन किया जाता है, ठीक है। एक व्यवस्थापिका होती है संघीय व्यवस्थापिका, और एक व्यवस्थापिका होती है राज्य व्यवस्थापिका, ठीक है। संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। अब देखिए संघीय व्यवस्थापिका जो है वो संघ में होती है, यानी केंद्र में होती है, और राज्य व्यवस्थापिका जो होती है राज्य में होती है। दोनों के बीच अंतर मैं बता रहा हूं, क्योंकि भारत में व्यवस्थापिका का जो गठन किया जाता है वो 2 स्तरों पर किया जाता है, एक तो केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर की व्यवस्थापिका को संघीय व्यवस्थापिका कहते हैं, राज्य स्तर की व्यवस्थापिका को राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संघीय व्यवस्थापिका को भारत में नाम दे दिया जाता है संसद, ठीक है। क्या नाम दे दिया जाता है, संसद। राज्य व्यवस्थापिका को नाम दे दिया जाता है विधान मंडल। तो विधान मंडल किस में होता है, राज्यों में होता है। अब देखिए विधान मंडल का, पहले इसको देख लेते हैं। संसद का जो वर्णन किया गया है संविधान में वो किया गया है अनुच्छेद 79 में।
और विधानमंडल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 168 में। इसको हम पढ़ेंगे, राज्य सरकार जो पढ़ेंगे 7वां लेसन यानी अध्याय, और ये अध्याय हमारा है 6ठा। ठीक है, 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे राज्य सरकार, तो उसके बारे में फिर हम देखेंगे। अब यहाँ पर संसद है, और मैंने बताया था संसद किन से मिलकर बनती है, तो संसद के अगर सदनों की बात करें, ठीक है, संसद के अगर सदनों की बात करें तो सदन होंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए, तो आप लिखोगे लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद के अंगों के नाम लिखिए, यानी संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग याद रखना, अंग होते हैं 3, और संसद के अंगों में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ठीक है, अंग कितने हो गए 3 और सदन कितने हो गए 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लोकसभा, यानी संसद का वर्णन था अनुच्छेद 79 में, उसके बाद राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं लोकसभा कि लोकसभा क्या है और इसमें किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि व्यवस्थापिका है, उसका गठन होता है 2 स्तरों पर, संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा, अब यहां से हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि संसद का, इसके उपनाम भी है एक, कि संसद का इसको क्या कहा जाता है, एक तो निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, एक प्रथम सदन भी इसी को कहते हैं, और एक बात करें तो लोकप्रिय सदन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, 3 नामों से इसको जाना जाता है, निम्न सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब इसके सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो यहां मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉइंटों में आप इसको याद करोगे, पॉइंट टू पॉइंट, एक के बाद एक याद करोगे तो याद करने में आसानी होगी। देखिए, पहला पॉइंट है कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद सदस्य संख्या हो जाएगी, उसके बाद इसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। निर्वाचन चलो हमने मान लिया प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसके बाद इसकी जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं क्या हैं। जब व्यक्ति योग्यताएं पूरी कर लेता है, उसका चुनाव हो जाता है, तो उसका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यानी कितने समय तक वो काम करेगा। कार्यकाल के बाद उसका अधिवेशन, यानी लोकसभा जो सदन है, प्रथम सदन है, ठीक है, निम्न सदन भी है और लोकप्रिय सदन भी है, इसके जो अधिवेशन है, अधिवेशन कहते हैं बैठक को, तो बैठकें कितनी होंगी, और उसके बाद इसके पदाधिकारी, यानी इसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, पद होंगे। तो देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट इनको देखते हैं, एक एक पॉइंट अलग से देखते हैं। तो देखिए, इसकी जो सदस्य संख्या है, ठीक है, सदस्य संख्या की बात करें तो हम 552 सदस्य अधिकतम रखे गए थे इसमें, यानी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552।
उसके बाद वर्तमान में सदस्य संख्या है, ठीक है, वर्तमान में सदस्य संख्या इसकी है 545। याद रखना, दोनों सदस्य संख्या आपको याद करनी है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है? 545 है। अब इन 545 को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि 530 सदस्य तो आएंगे राज्यों से चुनकर, उसके बाद 13 सदस्य जो आएंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे, और उसके बाद 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होंगे, जो किसके द्वारा होंगे? मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे? मनोनीत होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये सदस्य संख्या इसकी हो गई। इसमें आपको याद रखना है अधिकतम 552 होते हैं, वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, यानी लोकसभा में सदस्य कितने हैं अब? 545, जिसमें से 530 राज्यों के, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के, और 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो किस समुदाय से होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है जिन व्यक्तियों के माता और पिता में से कोई एक अंग्रेज हो, ठीक है, तो वो कहलाएंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। आप देखिए निर्वाचन, देखिए निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, ठीक है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन होता है। और भारत में 18 वर्ष के प्रत्येक सदस्य को वयस्क माना जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। जिसकी आयु 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली तो वो इसमें भाग ले सकता है लोकसभा के चुनाव में। योग्यताएं देखिए, योग्यताएं आप सभी को नॉर्मली 1-2 योग्यताएं तो ऐसी हैं जो सभी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम आयु 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो, और वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किए हो, ठीक है। तो ये 4 योग्यताएं आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूं। पहली है भारत का नागरिक हो, ये तो सभी में आपको सेम मिलेगी। दूसरी है उसकी आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम का नहीं लड़ सकता चुनाव। तीसरा है वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, दिवालिया घोषित ना हो। चौथा वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये 4 योग्यताएं हैं जो आपको लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए तय की गई है। उसके बाद आगे देख लीजिए, चारों में से ये लगभग सेम मिलेंगी आपको सभी में, लेकिन एक योग्यता आपको याद रखनी है, ये अलग अलग होती है कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल इसका होता है सामान्य तौर पर तो 5 वर्ष का होता है,
लेकिन राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति के द्वारा इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोकसभा के को समय से पूर्व भंग कौन कर सकता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति कर सकता है। यह भी यानी राष्ट्रपति भी परामर्श लेता है प्रधानमंत्री से, तभी भंग करेगा उसको। उसके बाद अधिवेशन देखिए, तो अधिवेशन वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं इसके। ठीक है, और इसमें एक मान्यता है कि 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह से अधिक का अंतर 2 बैठकों के बीच नहीं होना चाहिए। तो ये अधिवेशन हो गया। उसके बाद पदाधिकारी है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं ये 545 सदस्य हैं। इन 545 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो 2 इसके पदाधिकारी हो गए, इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अध्यक्ष जो है, इस अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या कार्य करता है, यानी इसको क्या शक्तियां दी गई हैं संविधान में, तो इसको देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। तो आपको 5 शक्तियां या कार्य इसके याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। पहला है लोकसभा की, भाई अध्यक्ष किसका है, लोकसभा का है, तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता। ठीक है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, दूसरा है लोकसभा के जो कार्यक्रम हैं, सभी कार्यक्रमों का निर्माण, ठीक है, कार्यक्रमों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरा इसका कार्य है कि एक समितियां होती है, प्रवर समितियां, कुछ समितियां होती हैं संविधान में दी गई है समितियां। प्रवर समितियों के सभापति की नियुक्ति ये करता है। ठीक है, और ये जो समितियां होती हैं वो लोकसभा के निर्देशन में ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो तीसरा कार्य हो गया प्रवर समिति के सभापतियों की नियुक्ति करता है। चौथा कार्य इसका है धन विधेयक से संबंधित। ठीक है, धन विधेयक से संबंधित किस प्रकार से होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो इसका चौथा कार्य है। और पांचवा कार्य है
यह है संसद तथा राष्ट्रपति। संसद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और सारा पत्र व्यवहार का मतलब है जो भी कागजी संबंधी क्रियाएं होंगी, कार्य होंगे, वो सभी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये आपके लोकसभा हुआ कंप्लीट। कल हम देखेंगे राज्यसभा, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है और उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कहां कहां से आते हैं, जिस प्रकार से हमने लोकसभा में देखा था। तो ये आप देख लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपके याद हो जाएगा। और किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसको बना के आपको भेजूंगा। जैसे ये आपने भेजा था कि भाई पॉलिटिकल वाले आप वीडियो डालिए क्योंकि उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं आपके पेपर में और आप मेन मोस्ट टॉपिकों को कवर कीजिए। धन्यवाद।